लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवा। चलिए बिना देर के किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। किसी भी वक्त सीटों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने सहयोगियों के साथ फाइनल फॉर्मूला तय कर लिया है। इकाई, दहाई और फिर तिहाई एनडीए में किस पार्टी का क्या हो सकता है, सीटों का आंकड़ा दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला पता था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। ये दावा है एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। ये वही चिराग हैं जिसके साथ पिछले कई दिनों से एनडीए में मान मनव्वल का दौर चल रहा था। अब बातचीत बन चुकी है, ये बताने के लिए चिराग के चेहरे की चमक काफी है, जिनके फेस पर तनाव कम और तेज ज्यादा दिख रहा है। गुरुवार की रात बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और शुक्रवार की सुबह नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग ने ये साफ कर दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और अब बस ऐलान बाकी है। मैं जानता हूँ कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। दिल्ली में चिराग पासवान की हरी झंडी मिलते ही पटना में हलचल तेज हो गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने बड़ी बैठक की। करीब 45 मिनट तक धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा और विनोद तावड़े ने सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन किया। माना जा रहा है कि चिराग के साथ सीटों की डील पर भी बंद कमरे में चर्चा हुई। उपेंद्र कुशवाहा के घर मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने भी दावा किया कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला पता था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। घटक दल और एनडीए के बड़े नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का ऐलान जल्द किया जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू सहयोगियों के साथ साझा ऐलान की तैयारी में है। बीजेपी के साथ कई राउंड की बैठक के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी। बातें जब होती है तो थोड़ा समय लगता ही है और हम समझते हैं देरी नहीं हुआ है। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है और हम लोग भी 1 से 2 दिनों में सब करके सारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयान से यही लग रहा है कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। गुत्थी सुलझाने के बाद इंतजार इस बात का है कि एनडीए में कौन सी पार्टी इकाई के अंक में और कौन सा दल दहाई के आंकड़े में आता है और कौन सी पार्टी तिहाई के नंबर के साथ चुनाव मैदान में उतरती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी बीच बिहार चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है। कल होगी एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक। सुबह 11 बजे दिल्ली में यह बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। पार्टी अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। कल सुबह 11 बजे बड़ी खबर, कल एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक कल सुबह 11 बजे प्रस्तावित है। जी हाँ, बिल्कुल। कल एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है उसकी बैठक कल होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में बैठक होगी और उम्मीदवारों के नाम पर इसमें मोहर लगा दी जाएगी। तो निश्चित रूप से लगातार इसको लेकर के मंथन चल रहा है। पहले
पटना में बैठक हो चुकी है एलजेपी रामविलास की, और वहां पर संसदीय बोर्ड, जो राज्य स्तरीय संसदीय बोर्ड होती है, उसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर के चर्चा हुई है। और उसके बाद जो पूरी सूची है दिल्ली भेज दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। कल तमाम सूची पर चर्चा होगी और उसके बाद अमूमन होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाता है, उसके बाद सूची बाद में जारी होगी। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट रहा, आज जब चिराग पासवान के साथ बीजेपी की बात जब बन गई, सब कुछ फाइनल हो गया, उसके बाद कल ये संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। जी अमितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात फंसती हुई नजर आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने भले ही कैंडिडेट का चयन तेज कर दिया है, लेकिन सीट बंटवारे पर बातचीत धीमी पड़ गई। मुकेश सहनी और वाम दलों ने भी चुप्पी साध रखी है। क्या है पूरा माजरा, दिखाते एक रिपोर्ट। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है, पर अभी भी महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर महासंग्राम के बीच ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत एक बार फिर से पटरी पर आ गई है। तेजस्वी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है। दावा है कि 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। जहां पिछले बार थोड़ी मोड़ी हम लोगों पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रही है। दूसरी ओर पटना में शुक्रवार को राबड़ी आवास पर हुई आरजेडी के केंद्रीय संसदीय दल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि आरजेडी के कैंडिडेट और सीटों के चयन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीजों को अधिकृत किया है। आरजेडी नेताओं का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में जीत का संकल्प लिया गया है। इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बिना ही आरजेडी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी भी कर ली है। कुछ सीटिंग सीटों पर चेहरे बदल सकते हैं, जबकि कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों को ही पार्टी टिकट देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। गठबंधन करने का भी उनको अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है। महागठबंधन में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जितनी तेज है, सीट बंटवारे पर बातचीत उतनी ही ठंडी पड़ी हुई है। बीते दिन 1 दिवसीय दौरे पर आए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की और अब पिछले कुछ घंटों में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और वाम दल के बड़े नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन पाती है या फिर कुछ और खबर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है आरजेडी से। बड़ी खबर आरजेडी से, इस बार चुनावी मैदान में कई नए चेहरे होंगे। नए चेहरों के जरिए सभी प्रमुख जातियों को साधने की कोशिश में जुट गई है आरजेडी। धमदाहा से संतोष कुशवाहा हो सकते हैं उम्मीदवार। घोसी से राहुल शर्मा, बांका के बेलहर से चाणक्य प्रकाश और वैशाली से अजय कुशवाहा हो सकते हैं उम्मीदवार। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नए चेहरों पर दांव खेलने जा रही है आरजेडी और नए चेहरों के जरिए सभी प्रमुख जातियों को साधने की कोशिश आरजेडी की यह रणनीति है। धमदाहा से संतोष कुशवाहा हो सकते हैं उम्मीदवार। घोसी से राहुल शर्मा, बांका के बेलहर से चाणक्य प्रकाश और वैशाली से अजय कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़ी खबर, अभी थोड़ी देर पहले इन तमाम चेहरों ने आरजेडी का दामन थामा और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि इन चेहरों पर कहां-कहां से चुनाव लड़ा जा सकती है आरजेडी।
और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर जुबानी जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी को नेपो बॉय बताने पर कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार किया है। रिपोर्ट दिखाती है। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के हमले एक दूसरे पर तेज हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पहले से ज्यादा हमलावर हो गए हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बवाल मच गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गिरिराज ने उन्हें नेपो बॉय का नया नाम दिया और ये तंज कसा कि बिहार के लोग परिवारवाद की राजनीति को नकार चुके हैं, अब समय बदल चुका है। उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड, तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय। बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं। राहुल गांधी पर हमलावर गिरिराज यही नहीं रुके, परिवारवाद की सियासत पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि राहुल को लगता है कि सिर्फ वंशवाद के बल पर लोग उनकी बात मानेंगे, पर वो वक्त अब चला गया है। विदेश में बैठकर भारत को बदनाम करने वाले राहुल को बिहार में कोई वोट नहीं मिलने जा रहा। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार की जनता अब काम देखकर वोट देती है, न कि खानदान देखकर। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं। बिहार चुनाव में गिरिराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। गिरिराज ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी महागठबंधन सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझा है, लेकिन बिहार की जनता राहुल तेजस्वी को जवाब देने को तैयार है। गिरिराज के हमले से बौखलाई कांग्रेस ने भी जबरदस्त पलटवार किया और गिरिराज से उनके मंत्रालय में काम का हिसाब भी मांगने लगी। उन्हें एक ही मंत्रालय दिया गया है, राहुल गांधी विरोधी मंत्रालय। सवेरे उठकर राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। अरे अपने मंत्रालय का कोई एक काम तो गिना दो भैया, अगर किया हो तो। एक ओर गिरिराज राहुल को टारगेट कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस गिरिराज को करारा जवाब दे रही है। हालांकि वार पलटवार की राजनीति के बीच दोनों गठबंधन के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, पर सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता को तय करना है। इसलिए हर किसी की निगाहें 14 नवंबर के नतीजे पर टिकी हैं कि इस बार ऊंट किस ओर करवट लेता है। बेगूसराय संवाददाता संतोष कुमार और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। अजय निषाद बीजेपी में शामिल होंगे। शाम को 7 बजे का यह समय रखा गया है। दिलीप जायसवाल पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी में यह घर वापसी होगी। पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन अब घर वापसी हो रही है। अपनी पत्नी राम निषाद के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगे। शाम 7 बजे पार्टी के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं अजय निषाद। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अजय निषाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आज शाम 7 बजे दिलीप जायसवाल पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में ये उनकी घर वापसी होगी। पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस से वो लड़े थे। अपनी पत्नी राम निषाद के साथ वो पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर 14 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। सीट बंटवारे का इंतजार किए बगैर अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तारीख 6 अगस्त 2025। ये वो दिन है
जब लगभग 7 महीने बाद छोटे सरकार यानी बाहुबली अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकले और जेल से रिहा होते ही अनंत सिंह ने मीडिया में खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव है, कैसे देखा है? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। अनंत सिंह के इस दावे के लगभग 2 महीने बाद वो दिन भी आ गया जब अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने जा रहे हैं। सोनू मोनू गैंग के साथ विवाद को लेकर 5 अगस्त को अनंत सिंह को पंचमहला फायरिंग केस में हाई कोर्ट से जमानत मिली। 6 अगस्त को अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हुए। 9 अगस्त को सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। और अब 14 अक्टूबर को मोकामा से अनंत सिंह नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं, जहां पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। हाँ, 14 तारीख को मंगलवार दिन विधायक जी का नामांकन है। सभी जनता को, देवतुल्य जनता को बुला रहे हैं कारगिल मार्केट में, वहीं से आना है, फिर अनुमंडल आएंगे, वहीं नामांकन की प्रक्रिया होगी। बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से चर्चित बाहुबली अनंत सिंह का बाढ़, मोकामा और टाल के इलाकों में काफी दबदबा माना जाता है। कहते हैं अनंत सिंह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी टाल की सियासत में नहीं हिलता। तभी तो जब से सीएम नीतीश ने लालू राबड़ी वाली आरजेडी सरकार को सत्ता से बेदखल किया, तब से मोकामा अनंत सिंह का गढ़ बना हुआ है। अनंत सिंह मोकामा से लगातार 4 बार विधायक बन चुके हैं। 2005 में जेडीयू से जीते, 2010 में दोबारा जेडीयू से, फिर 2015 में निर्दलीय और 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 2025 में 5वीं बार छोटे सरकार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ सदन में पहुंचना चाहते हैं। विपक्ष का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी तक, तो ये भी नहीं पता चला है कि किस सीट से कौन उम्मीदवार आएंगे, लेकिन हम लोग थे, हैं और रहेंगे। अनंत सिंह उस सीट से ताल ठोक रहे हैं जिस सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी मौजूदा विधायक हैं। 2022 में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद नीलम देवी ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन एक बार फिर खुद अनंत सिंह सियासी मैदान में उतरने को पूरी तरह तैयार हैं। एनडीए में सीट बंटवारे और जेडीयू में उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार किए बगैर ही अनंत सिंह ने उम्मीदवारी की दावेदारी पेश कर दी है और नामांकन की तारीख का ऐलान भी। अनंत सिंह के रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। देखना रोचक होगा कि ये रुतबा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि बिहार में कितने मैथिली ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने? बिहार में 5 मैथिली ब्राह्मणों को सत्ता के सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1961 से 1990 तक ब्राह्मण समुदाय के 5 नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया। 1961 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद विनोदानंद झा को विधायक दल के नेता चुना गया और वे 18 फरवरी 1961 को बिहार का सीएम बने। इसके बाद 19 मार्च 1972 को केदार पांडे बिहार के सीएम बने। 70 के दशक में जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों को सियासी पहचान दिलाई और 11 अप्रैल 1975 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्र के बाद ब्राह्मण समुदाय से बिंदेश्वरी दुबे 12 मार्च 1985 को मुख्यमंत्री बनाए गए। करीब 3 साल तक बिंदेश्वरी दुबे ने सत्ता की कमान अपने पास रखी। इसके बाद मैथिली ब्राह्मण भागवत झा आजाद को बिहार की बागडोर सौंपी गई, जो 14 फरवरी 1988 को मुख्यमंत्री बने। बाद में लगभग 90 दिनों के लिए जगन्नाथ मिश्र तीसरी बार बिहार के सीएम बने। इसके बाद मंडल की राजनीति ने पैर जमाया तो बिहार में ब्राह्मणों की सियासत पूरी तरह से किनारे लग गई। तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।